गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी की सजा एवं जुर्माने की अपील कैसे करें, धारा 192 की उपधारा 3, अपील का ड्राफ्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज के हमारे वीडियो में शामिल है। मोटरयान अधिनियम 1988 की जो धारा 192 की उपधारा 3 है, वो अपील के संबंध में प्रावधान बताती है। और अपील किस बात की जाएगी? जो धारा 192 की उपधारा 1 में जो सजा और जो दंड दिया गया है, उसके विरुद्ध अपील किए जाने का प्रावधान 192 की उपधारा 3 में दिया गया है। 192 क्या कहती है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। यदि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, तब यदि आपने प्रथम बार का यह आपका अपराध है तो 5,000 रुपये तक का आपको जुर्माना हो सकता है, जो 2,000 रुपये से कम का नहीं होगा। यदि यही अपराध आपने दूसरी बार या उसके आगे भी किया तो इसमें आपको 1 साल की सजा भी हो सकती है और 10,000 रुपये जुर्माना, जो 5,000 रुपये से कम नहीं होगा, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और न्यायालय उचित कारण लिखकर जो माननीय न्यायालय को उचित लगता है उसके आधार पर वो कम से कम जुर्माना भी कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि 192 की उपधारा 1 के तहत किसी व्यक्ति को सजा दे दी गई, जो मैंने आपको अभी बताई, तब उसकी अपील जो हमारे द्वारा की जाएगी वो प्रावधान 192 की उपधारा 3 में दिए गए हैं। इसमें अदालत की प्रैक्टिस के दौरान सामान्यतः इस धारा का उपयोग बड़ा ही कम होता है, बड़े ही रेयर केस में होता है, लेकिन कानून में ये प्रावधान दिया गया है, इसलिए मेरे द्वारा इस पे वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी जा रही है। वैसे हम सामान्यतः देखते हैं कि यदि मोटर यान अधिनियम 1988 जो है, सड़क पर यदि दुर्घटना हो गई, जैसे दो वाहन आपस में टकरा गए, या एक वाहन ने तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दूसरे वाहन को टक्कर मार दी, उसमें उसको चोट भी लग गई, दुर्घटना भी हो गई, उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट डाली, तो पुलिस जो है कि वो जो सामने वाले जो गाड़ी जिसने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारी थी, उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार करती है, गाड़ी को भी जब्त करती है। अब जब वो गाड़ी जब्त होती है तो उस गाड़ी को, एक तो ये कंडीशन हो गई सुपुर्दगी में लेने की, दूसरी यदि किसी व्यक्ति की गाड़ी चोरी हो जाती है और बाद में पुलिस को जांच में वो वाहन बरामद हो जाता है, तो उसको भी अदालत के जरिए सुपुर्दगी में लिया जाएगा। सामान्यतः हम जो पहले 451, 457 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आवेदन कोर्ट में पेश किया करते थे, अब वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 लागू हो गई है और उसमें ये धारा परिवर्तित करके 497 और 503 कर दी गई है। अब आवेदन इसके अंतर्गत पेश होता है। जब हम आवेदन पेश करते हैं और गाड़ी के समस्त डॉक्यूमेंट्स जो है कि माननीय न्यायालय को हम सूची अनुसार बताते हैं कि इस गाड़ी के हम मालिक हैं, इसका रजिस्ट्रेशन, बीमा और जो है कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस जो भी है, सारे परमिट, ये हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और हम ही इस गाड़ी के वैध मालिक हैं, इसलिए हमें सुपुर्दगी में दी जाए तो न्यायालय उसमें सुपुर्दगी नामे का आदेश कर देता है। सुपुर्दगी नामे का फॉर्म हम पूरा भरते हैं, उसमें फोटो लगाते हैं और साथ ही उसमें सुपुर्दगीनामे में शर्तें भी लिखी रहती हैं कि गाड़ी के रंग रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे, किसी को विक्रय नहीं करेंगे, जब भी न्यायालय में आवश्यकता होगी न्यायालय में हम उपस्थित करेंगे। तो सामान्यतः यही प्रोसेस जो कोर्ट में अपनाई जाती है और 192 की उपधारा 3 में भी विशेष प्रावधान जो दिए गए हैं, जो कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी पहले बनाया था, मैं आपको थोड़ा सा बुक में से आपको बता दूं कि वह न्यायालय जिसमें उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अपराध की बाबत किसी दोष सिद्धि की अपील होती है, निचले न्यायालय द्वारा दिए गए किसी आदेश को इस बात के होते हुए भी अपास्त कर सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा कि उस दोष सिद्धि के विरुद्ध जिसके संबंध में ऐसा आदेश दिया गया था या कोई अपील नहीं होती है। मतलब अपीलेट न्यायालय उस अधीनस्थ न्यायालय के उस आदेश को परिवर्तित भी कर सकता है। ये सारी जानकारी, ये अपील का जो एक संभावित ड्राफ्ट जो हो सकता है, उसकी ड्राफ्टिंग, ये सब कुछ अपील की समय सीमा और सारे प्रावधान मैंने डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखे हैं। डिजिटल ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है, यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां जाकर खरीद भी सकते हैं। अब मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक में से ही देता हूँ। आइए सर, लेट्स गो। सर, कंप्यूटर स्क्रीन पर ये डिजिटल ई बुक है और यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है। बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी की सजा पर अपील कैसे करें, सेक्शन 192(3) MVA ड्राफ्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
इसके बाद इसमें डिस्क्लेमर भी है, प्रस्तावना भी है और विषय अध्याय सूची भी है। तकरीबन इसमें 31 के समथिंग इसमें अध्याय हो चुके हैं। इसका परिचय मैं आपको वीडियो के अंत में करा दूंगा। आप सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। धारा 192 को मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड सर इसमें लिख दिया। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो वाहन जब्ती की जो कार्रवाई की जाती है वो धारा 207 में है, पावर टू डिटेन व्हीकल यूज्ड विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। कि यदि कोई वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के और परमिट के चलाया जा रहा है तो धारा 207 के तहत पुलिस उसको निरुद्ध कर सकती है, सीज कर सकती है। ये इसमें प्रावधान बताए गए हैं। धारा 192 मैंने पूरी लिख दी है सर वर्ड टू वर्ड। धारा 39 के बारे में भी बता दूं कि बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी वाहन नहीं चलाया जाएगा। यदि चलाया जाएगा तो वो विधि विरुद्ध माना जाएगा और 192 की उपधारा 1 के तहत दंडनीय होगा। धारा 56 में बगैर सर्टिफिकेट के भी, फिटनेस सर्टिफिकेट के भी वाहन नहीं चलाया जाएगा। यदि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के चलाया जाता है तो ये माना जाएगा कि धारा 39 का उल्लंघन हुआ है। मतलब धारा 39 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन रद्द माना जाएगा। वो भी 192 की उपधारा 1 के तहत ही दंडनीय होगा। ये मैं इस पे स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। 192 की उपधारा 1 जो बुक में दी गई है वही वर्ड टू वर्ड मैंने इसमें लिखी है। और 192 की उपधारा 2 जो आपातकाल में यदि आप बिना नंबर की गाड़ी भी चला लेते हैं तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाना है, या कहीं बाढ़ आ गई वहां सहायता राशि पहुंचाना है, मेडिकल पहुंचाना है, ऐसी ऐसी 4 विशेष कंडीशंस हैं जो इसमें बताई गई हैं, जिसपे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और उसकी डिजिटल ई बुक भी लिखी जा चुकी है जिसकी लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां जाकर खरीद सकते हैं। स्पष्टीकरण में भी इसका दिया गया है जो मैंने आपको बताया था। अब हम आते हैं मूल मुद्दे पे। जो इसके सरल उदाहरण भी मैंने इसमें लिखे हुए हैं और पूरे दंड के प्रावधान भी इसमें लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं सर इसमें अपीली न्यायालय की विशेष शक्ति, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट। इसकी सरल कानूनी व्याख्या हम देख लेते हैं। ऊपरी अदालत अपीलेट कोर्ट जैसे सेशन कोर्ट को एक विशेष विधिक शक्ति देती है जो कोर्ट प्रैक्टिस में बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 192 की उपधारा 1 के तहत जब भी निचली अदालत बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर दोष सिद्धि का आदेश पारित करती है और सजा या जुर्माना अधिरोपित करती है तो उसके अब इसमें हम सर देख लेते हैं कि अपील कहाँ होगी, इसकी समय सीमा और कैसे होगी। तो अपील जो है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जेएमएफसी या यातायात न्यायालय द्वारा दिया गया है तो अपील जिला एवं सत्र न्यायालय में संबंधित सत्र न्यायाधीश के समक्ष होगी। समय सीमा क्या होगी इसकी? दंड प्रक्रिया संहिता और अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस कर दी गई है, इसमें लिमिटेशन के जो सामान्य सिद्धांत हैं सर वही लागू होंगे और लगभग 30 दिन की समय अवधि है इसमें। और इसमें यह समय प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने की तारीख से गिना जाएगा। ये समय अवधि सर परिवर्तित भी हो सकती है क्योंकि कानून हमेशा परिवर्तनशील है, अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो आप अपील करने से पहले एक बार आप उसको देख भी लें। मैं सामान्य रूप से आपको जानकारी दे रहा हूँ आपको 30 दिन की, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इसी को मानकर बैठ जाएं, कसम खाकर बैठ जाएं। आप पहला एक बार बुक में देख लें क्योंकि ये चीज बदलती रहती है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कैसे होगी। सबसे पहले आदेश की प्रमाणित कापी आपको लेना है और 192 के प्रावधानों के तहत अपील का मेमो तैयार कर लें आप, जिसकी ड्राफ्टिंग अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोर्ट फीस, वकालतनामा और गाड़ी को तुरंत छुड़ाने के लिए मुख्य अपील के साथ अंतिम सुपुर्दगी आवेदन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हटा रहा हूँ इसको। अब जो मैंने अपने एक अनुभव के आधार पर तैयार की है, आपको इसमें आपकी परिस्थिति और कंडीशन के हिसाब से जो भी आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडियल ड्राफ्ट मैंने तैयार की है, ड्राफ्ट कहीं मिलना संभव नहीं है क्योंकि ये 192 की उपधारा 3 में बताया गया है कि अपील होगी। 192 की उपधारा 1 के तहत जो दंड दिया जाएगा, जुर्माना, सजा, उसके खिलाफ अपील होगी, ये दिया गया, लेकिन ड्राफ्टिंग नहीं दी गई। ड्राफ्टिंग हमको खुद को अपने विवेक से तैयार करना, तो मैंने मेरे खुद के विवेक से तैयार की है। ये अंतिम भी नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपको कुछ परिवर्तन करना चाहिए तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। अब आप देख लें, इसमें ऊपर नाम लिखा जाएगा न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, क्रिमिनल अपील नंबर 2026, अपीलार्थी का नाम और बनाम में आप लिख दें मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरटीओ, थाना प्रभारी यातायात, थाना जिला मध्य प्रदेश। मतलब इसमें ये आपको रिस्पोंडेंट में बनाना है। अब वो आपकी स्थिति जैसी भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उस हिसाब से आप रिस्पोंडेंट इसको आप बना सकते हैं। इसका उन्मान और शीर्षक वही रहेगा जैसा रहता है सामान्यतः, अपीलार्थी, और बनाम में रिस्पोंडेंट आवेदक, आप इसमें नाम लिख लें। अब इसमें लिखा जाएगा अपील अंतर्गत धारा 192(3)
मोटरयान अधिनियम 1988 विरुद्ध दोष सिद्धि एवं दंडात्मक आदेश दिनांकित, जो भी दिनांक है, जो कि माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रकरण क्रमांक में पारित किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से निम्नलिखित विधिक आधार प्रस्तुत हैं। नंबर 1, अधीनस्थ न्यायालय निचली अदालत ने प्रकरण क्रमांक मैंने जगह छोड़ दी और दिनांक की जो भी हो आप उस हिसाब से वहां पर लिख सकते हैं, को आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को धारा 192 की उपधारा 1 मोटर यान अधिनियम रजिस्ट्रेशन के बिना यान का उपयोग के तहत दोषी ठहराया है और उपधारा 1 के अंतर्गत दंडात्मक आदेश, सजा या जुर्माना अधिरोपित किया है। यहाँ पर जो भी सजा और जुर्माना आपको दी गई है आप उसका उल्लेख कर दें। मैं डेट डेश करके जगह छोड़ देता हूँ थोड़ी सी, ये आपको, ये मैंने जगह छोड़ दी सर। जो भी आदेश किया गया है जुर्माना, जो 192 की उपधारा 1 में दिया गया है, जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बता दिया है। नंबर दूसरा पेरा आएगा सर अपील का, यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त दोष सिद्धि एवं दंड का आदेश विधिक सिद्धांतों के विपरीत, त्रुटिपूर्ण और न्याय संगत नहीं है, जिसके कारण अपीलार्थी गंभीर रूप से व्यथित है। तीसरा अपील का आधार आएगा सर इसमें यह कि मोटर यान अधिनियम की धारा 192 की उपधारा 3 के तहत इस माननीय अपीली न्यायालय को यह विशिष्ट विधिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है कि वह उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अपराध की बाबत हुई किसी भी दोष सिद्धि की अपील पर सुनवाई कर सके तो निचले न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश को सेटिसाइड या परिवर्तित या अपास्त कर सके। पेरा क्रमांक 4 आएगा सर अपील का, यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि कथित उल्लंघन प्रथम दृष्टया जानबूझकर नहीं किया गया था और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किए बिना ही अपीलार्थी को उपधारा 1 के तहत दंडित कर दिया गया है। पेरा क्रमांक 5 अपील का जो है यह कि उक्त दंडात्मक आदेश के कारण अपीलार्थी का वाहन भी पुलिस आरटीओ अभिरक्षा में निरुद्ध है, जिसे अपीलार्थी की आजीविका पूरी तरह ठप हो गई है और उसे अपूर्ण आर्थिक व मानसिक क्षति हो रही है। ये पेरा यदि आवश्यक हो तो आप लिखें वरना ना लिखें। ये उस अधीनस्थ न्यायालय के जज साहब के द्वारा जो आदेश पारित किया जाएगा उस पर डिपेंड रहता है। यदि जज साहब ने, हालांकि 192 की उपधारा 1 में तो जब्ती का तो कोई प्रावधान है ही नहीं, बिना उसके आपने यदि वो उपयोग किया है तो उसमें जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है, तो इसलिए इस पेरा को सर मैं इसमें से हटा देता हूं। मैं ये पेरा नंबर 6 है, क्योंकि ये इसमें स्थिति अलग है। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसी परिस्थिति है तो सर आप इसको बढ़ा लेना, मैंने इसमें से इसको हटा दिया वर्तमान में फिलहाल। पांचवा यह कि अपीलार्थी यदि वो सुपुर्दगी का मैटर होता है सर तो उसमें तो फिर 451 457 सीआरपीसी का आवेदन लगा ही जाता है और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपको मिल ही जाती है गाड़ी, वो स्थिति एक अलग है। और यहाँ पर 192 की उपधारा 1 की हम बात कर रहे हैं, यह कि अपीलार्थी माननीय न्यायालय द्वारा न्याय हित में तय की जाने वाली किसी भी उचित विधिक शर्त या बंद पत्र को निष्पादित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो फिर इसमें प्रार्थना लिखी जाएगी, अतः अत्यंत नर्म प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 192 उपधारा 1 मोटर यान अधिनियम के तहत पारित दोष सिद्धि एवं दंडात्मक आदेश दिनांक को पूरी तरह अपास्त निरस्त करने की कृपा करें ताकि न्याय हो सके। ये होगी सर हमारी प्रार्थना। और उसके बाद फिर नीचे आएगा दिनांक और स्थान और यहाँ पर वकील साहब का नाम। ये इसके समर्थन में आप चाहें तो शपथ पत्र लगा सकते हैं, हालांकि निचली अदालत से रिकॉर्ड तलब किया जाएगा, पूरा रिकॉर्ड वहां पर पहुंच जाएगा। शपथ पत्र की आवश्यकता वैसे पड़ती नहीं है, लेकिन आपको यदि लगता है उचित तो आप इसमें लगा सकते हैं। शपथ पत्र की ड्राफ्ट सर मैंने इसमें दे दी है पूरी, वही है जो हमारे आवेदन में लिखा हुआ है, उन्हीं चीजों के बारे में हमें इसमें आथ लेना है, शपथ लेना है। और अपील के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज तो अधीनस्थ न्यायालय की प्रमाणित कॉपी, वकील पत्र और कोर्ट फीस, प्रोसेस शुल्क, ये सभी चीजें उसमें लगाई जाएंगी। बाकी तो पूरा रिकॉर्ड वहां से जब कॉल किया जाएगा तो अधीनस्थ न्यायालय से पूरा रिकॉर्ड वहां पर चला जाएगा। ये पूरी मैंने इसमें लिख दिया है। वाहन के विधिक दस्तावेज, हाँ वाहन के विधिक दस्तावेज वो भी सर आपको लगाना है, मैं बता दूं, जैसे कि पंजीकरण प्रमाण पत्र, शोरूम का सेल लेटर और वाहन का वैध बीमा और आपका पहचान आईडी प्रूफ, वकालतनामा, लिमिटेशन की धारा 5 का आवेदन यदि आवश्यकता हो आपको, तो ये सब चीजें आपको लगाना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाहन मालिक कभी गंभीर रूप से बीमार है या कहीं बाहर है तो वो अपनी तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे सकता है, तो उसके द्वारा भी ये कार्रवाई की जा सकती है। अब इसमें जो है कि दोष सिद्धि की सीज आदेश का विधिक अंतर तैयारी का मुख्य आधार है।
सर, मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। धारा 192 की उपधारा 1 के तहत यदि कोई सजा दी जाती है तो धारा 192 की उपधारा 3 के तहत उसमें जो अपील किस प्रकार से की जाएगी उसकी ड्राफ्टिंग भी मैंने आपको बता दी है, धारा भी बता दी है, सजा जुर्माना सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो इसी से संबंधित है लगभग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसके बारे में और जानकारी दे दूं मैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का है, अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, 1 अक्टूबर 2022 का है। ये जजमेंट का पेरा है, अंतिम पेरा है जो मैंने उसमें से कॉपी मतलब आपके लिए उसका अनुवाद लिखा हुआ है इसमें कि धारा 457 संपत्ति जब्त करने पर पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, ये इसमें इसके बारे में बताया गया। और 2 में बताया गया है न्यायालय के बारे में। यदि हकदार व्यक्ति ज्ञात हो तो मजिस्ट्रेट ऐसी शर्तों यदि कोई हो पर संपत्ति उसे सौंपने का आदेश दे सकता है, ये जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे। यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात हो तो मजिस्ट्रेट उसे रोक सकता है और ऐसी स्थिति में घोषणा जारी करेगा जिसमें संपत्ति में निहित वस्तुओं का उल्लेख होगा और उस पर दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी घोषणा की तिथि से 6 महीने के भीतर उसके समक्ष उपस्थित होकर अपना दावा साबित करने के लिए कहेगा। ये इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। और 451 स्पष्ट रूप से न्यायालय को ऐसी संपत्ति के संबंध में उचित आदेश पारित करने का अधिकार देती है जो जांच या मुकदमे के निष्कर्ष तक उचित हिरासत में हो। ऐसा साक्ष्य दर्ज करने के बाद जैसा आवश्यक समझे उसे बेचने अन्यथा निपटाने का आदेश देगा। शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन है तो उसका निपटान करेगा। ये सब इस जजमेंट में सर बताया गया है। और जो है कि 451 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग शीघ्रता और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। इससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ये पूरे डिटेल में सर इसमें लिखे हुए हैं जो 451 के संबंध में इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। मैंने इसमें बोल्ड और हाईलाइट भी कर दिया है सर। ये सब कुछ मैंने इसमें लिख दिया है और उसकी सरल व्याख्या मैंने इसमें की है। इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया है 451 के संबंध में। ये पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता है। ये जजमेंट भी सर आप देख रहे हैं ये 2008 का ही है। और अमेंडमेंट जो ये जो 2023 में बीएनएसएस 2023 लागू हुई है इसलिए इसमें सीआरपीसी का उल्लेख हुआ है, लेकिन आप उसको समझ लें। दूसरा, पुलिस अभिरक्षा में रखने की समय सीमा का सिद्धांत भी इसमें बताया गया है। इसमें किसी भी स्थिति में 15 दिन से 1 महीने के अधिक समय तक नहीं न रखी जाए। तीसरा है वाहनों के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत। मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है कि वो उचित बांड, गारंटी और सुरक्षा लेकर ये यदि कभी आवश्यकता हो तो उक्त वाहनों की वापसी के लिए तत्काल उचित आदेश पारित करें। इसमें बताया गया। पंचनामा और फोटोग्राफी, किसी भी स्थिति में वाहनों का कब्जा सौंपने से पहले वाहन की उचित तस्वीर ली जानी चाहिए, विस्तृत पंचनामा तैयार किया जाना चाहिए। नीलामी और बीमा कंपनी का नियम, मूल्यवान वस्तु और करेंसी नोट आदि सभी जजमेंट में बताया गया है। और चूंकि ये 451 शराब और मादक पदार्थों के संबंध में भी सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। चोरी या नष्ट होने पर मुआवजे का सिद्धांत, बसुआ कौम का हवाला इसमें दिया गया है। तो ये चूंकि 451 457 से संबंधित थी इसलिए मैंने इसमें आपके लिए ऐड कर दी है। जो कभी कभी क्या कई मरतबा हमें आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन अक्सर न्यायालय के द्वारा आदेश कर ही दिया जाता है। 451 457 में जब आप डॉक्यूमेंट्स सब आपके पास हैं, आप गाड़ी मालिक हैं, तो आपको सुपुर्दगी में देने का आदेश हो ही जाता है। अब इसमें अपराध ये इसका डिटेल भी लिखा हुआ है मैंने, जैसे कब्जे के हकदार व्यक्ति को सौंपना। अब कोर्ट ये देखती है कि वाहन का वैध कब्जाधारी हकदार कौन है। अब जैसे आपने नई गाड़ी खरीदी शोरूम से, अब जाहिर सी बात है एकदम से आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन तो संभव नहीं है, कुछ समय लगता है। तो आप शोरूम का सेल लेटर, इनवाइस बिल, चेसिस नंबर के कागज या स्थायी रजिस्ट्रेशन है तो यह साबित करने के लिए काफी है कि आप उस वाहन के वास्तविक मालिक या हकदार व्यक्ति हैं। अक्सर ये होता है कि हमने नई गाड़ी खरीदी और हम जोश ही जोश में, उत्साह में उसको रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर ही हम रोड पर चलाने लग जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हमें पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जब मामला अदालत में पहुंचता है तो धारा 192 की उपधारा 1 का उल्लंघन माना जाता है कि रजिस्ट्रेशन के बिना ये गाड़ी चलाई जा रही थी। अब उसमें आपको सजा जुर्माना कर दिया गया। तब हम 192 की उपधारा 3 में आएंगे। तो ये प्रावधान एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हैं। और चूंकि ऐसी दशा में आपके पास जो सर्वोत्तम डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन्हीं को लेकर खड़े हो जाएं और कोर्ट के समक्ष आप आवेदन कर सकते हैं 451 और 457 के तहत। ये पुरानी धारा थी जैसा कि मैंने आपको बताया था, और वर्तमान में इसको परिवर्तित करके 451-57 को 497-503 कर दिया गया बीएनएसएस 2023 में। तो अब आवेदन इसके तहत पेश होगा तो माननीय न्यायालय सुपुर्दगी का आदेश दे देते हैं। अब ये तो 192 की उपधारा 3 की जरूरत कब पड़ती है, जब न्यायालय सजा दे देते हैं। तो उस सजा के खिलाफ हम किस प्रकार से करेंगे वो जानकारी मैंने आपको दे दी है।
ये पूरी डिटेल जानकारी सर मैंने इसमें लिख दी है। उसके बाद से यहाँ से फिर हमारे अध्याय चालू होते हैं, अध्याय 1, 2, 3। और ये इसमें पूरी एक लगाए 217 धाराओं के बारे में भी मैंने सर जानकारी इसमें समाहित कर ली है। और तकरीबन 500 के समथिंग इसमें प्रश्न हैं। और इसके जो अध्याय जो हैं लगभग लगभग वही हैं जो मैंने आपको पिछली भी डिजिटल ई बुक में बताए हैं। लेकिन इसमें अध्याय 16 से अध्याय 31, ये अध्याय 16 से लेकर अध्याय 29, 30, 31, ये जो मैंने इसमें नए ऐड किए हैं सर। इसमें ये क्या है कि जो जो टाइटल हैं, इन्हीं टाइटलों पर जो अध्याय हैं, इन्हीं शीर्षकों से मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ। और विशेष उनकी डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है। और हर वीडियो के नीचे उस डिजिटल ई बुक की लिंक मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ये स्पेशल उन्हीं समस्याओं के ऊपर हैं जो शीर्षक आपको दिख रहा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि इन टाइटलों से मोटरयान अधिनियम के वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसमें अध्याय 16 में है धारा 1 क्या कहती है, 17 में इसका उद्देश्य क्या है मोटरयान अधिनियम का, 18 में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है, अध्याय 19 में दिव्यांगों की गाड़ियों के क्या है नियम, अध्याय 20 में आरसी एक्सेल वेट और आर्टिकुलेटेड व्हीकल क्या है, 21वां अध्याय इन कागजों के बिना एक्सीडेंट क्लेम नहीं मिलेगा, गाड़ी मालिक खुद देगा करोड़ों का मुआवजा। अब ऐसी स्थिति भी बन जाती है तो पूरी डिटेल में मैंने जानकारी दी है कि गाड़ी मालिक को कब मुआवजा देना पड़ सकता है करोड़ों का। और करोड़ों का मुआवजा या लाखों का मुआवजा है जो भी न्यायालय अवार्ड पारित करे उसको ना देना पड़े तो उसके लिए पहले ही उसको क्या तैयारी और बचाव रखना चाहिए, पूरी डिटेल जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट तो रखना ही चाहिए सर, रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो कंप्लीट होना ही चाहिए। क्योंकि यदि ये कंप्लीट नहीं है तो बीमा कंपनी सबसे पहले आधार यही लेती है कि बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन हुआ, इसलिए हम 1 रुपया का भी भुगतान नहीं करेंगे। ये पूरी डिटेल जानकारी इसमें दी है मैंने। 22 में लाइसेंस फेक फिर भी गाड़ी मालिक सेफ, जानिए सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। 23 में मोटर एमवीए सेक्शन 150 न्यू रूल्स, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 150 क्या है, पे एंड रिकवरी रूल। अध्याय 26 है बिना लाइसेंस या बिना इंश्योरेंस के क्लेम कैसे लें, बिल्कुल ले सकते हैं सर, ये पूरी डिटेल जानकारी दी है इसमें। और एमएसएटी में बीमा कंपनी के 10 बड़े लीगल बचाव और उनके अचूक समाधान, इस पे वीडियो उपलब्ध है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्वर्ण सिंह 2004, पे एंड रिकवरी का सिद्धांत अध्याय 26 में। 27 में परमिट रूट से अलग एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का नया नियम, के नागेंद्र 2025। 28वां है, इसको अध्याय 1 में शामिल कर लिया गया। एक्सीडेंट क्लेम का नया नियम, जानिए क्या है डार और फार। 29वां है सर सड़क दुर्घटना दावा कैसे करें, मुआवजा कैसे क्लेम करें, जानिए कानूनी धारा सुप्रीम कोर्ट के नए नियम। और अध्याय 30 में है एक्सीडेंट क्लेम केस कहां फाइल करें, जानिए धारा 166(2) और सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। अध्याय 31 में बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी चलाने पर कब अपराध नहीं होगा, जानिए धारा 192 की उपधारा 2। मतलब ये कब अपराध नहीं होगा, इस पे भी सर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। वो 4 कंडीशंस जो हैं, जैसे कि अचानक कोई बीमार हो गया, आपदा आ गई, मेडिकल दवा सप्लाई करना है या खाद्य सामग्री, और आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, बिना नंबर की भी गाड़ी है, और आप इस डर में लोगों की मदद ही नहीं करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है सर। आप मदद करें बिल्कुल, और 7 दिन के अंदर आरटीओ कार्यालय में सूचित भी कर दें कि मैंने इस प्रकार से किया है, तो इसका आपको लाभ मिल जाएगा और आपके खिलाफ कोई कानून अपराध भी नहीं बनना पाया जाएगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और ये जो डिजिटल ई बुक है इसकी 299 रुपये कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। 2 लिंक हैं, एक मेरी वेबसाइट की, एक गूगल ई बुक पार्टनर की। आपको जहां से अच्छा लगे आप दोनों लिंकों में से वहां पर खरीद सकते हैं। भुगतान करने के बाद ये मेरी वेबसाइट से तो आपकी ईमेल पे मैसेज आएगा, डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, आप क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा है, आपको हर एंड्रॉइड पे गूगल ई बुक ऐप होता है, ये उस पर डाउनलोड हो जाएगी। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।